बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, कैसे हैं आप? आज आपको 9th क्लास की नई किताब का सबक नंबर 5 कलीम और मिर्जा ज़ाहिर दारबेग पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके मुसन्निफ हैं डिप्टी नज़ीर अहमद, जिनको उर्दू का पहला नावल निगार कहा जाता है। उनके मशहूर नावल तौबतुन नसूह से यह सबक लिया गया है। मुकम्मल सबक आसान तरीके से आपको समझाते हुए तमाम मुश्किल अल्फाज और तराकीब के मुश्किल मानी बताऊंगा, उनका मफ़हूम समझाऊंगा। इम्तिहानी तरीका कार के मुताबिक नसर पारों की तशरीह कैसे करनी है वो सिखाऊंगा। मुकम्मल मश्क हल करके दूँ, सबक का खुलासा लिखवाऊंगा। वीडियो को मुकम्मल देखना है, दरमियान में बिल्कुल नहीं छोड़ना। वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगे। चले शुरू करते हैं। सबक नंबर 5 कलीम और मिर्जा ज़ाहिर दारबेग, मुसन्निफ हैं डिप्टी नज़ीर अहमद। ये जो आपको ऊपर तस्वीर नजर आ रही है, सबसे पहले हमारे पास है मुसन्निफ का तारुफ। जी, मुसन्निफ हमारे पास हैं डिप्टी नज़ीर अहमद। ये 1836 में पैदा हुए, 1912 में वफात पर। याद रखिए, सबसे पहले होता है तारीख पैदाइश होती है और जो बाद में होता है वो क्या होती है, तारीख वफात। अब मौलवी नज़ीर अहमद, हम इसको मुकम्मल पढ़ते नहीं क्योंकि आप पढ़ लेंगे, थोड़ा सा टाइम बचाते हैं, अहम चीज़ें बताते जाए। मौलवी नज़ीर अहमद, जिनको अदबी दुनिया में डिप्टी नज़ीर अहमद कहा जाता है, असल नाम मौलवी नज़ीर अहमद था और उन्हें कहा क्या जाता है डिप्टी नज़ीर अहमद। जिला बिजनौर, यूपी, इंडिया के एक छोटे से गांव रेहड़ में पैदा हुआ है। अब आगे आपने पढ़ लेना है। इसमें देखें, डिप्टी नज़ीर अहमद बचपन से डिप्टी कलेक्टर बनने का जो जमाने में बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता ख्वाब देखते थे, जो एक रोज पूरा हो गया, यानी वो डिप्टी कलेक्टर बने, इसी वजह से उनका नाम डिप्टी पड़ गया। उन्होंने इसके लिए सख्त मेहनत कर बड़े नशेब फराज देखे। नशेब फराज की मानिए पस्ती और बुलंदी। 1857 की जंग आज़ादी में हिस्सा लिया था, देहरी में मुकीम थे। सर सैयद अहमद के खान के अफकार, अफकार के माने होते हैं बुलंद ख्यालात, आला सोचे फिक्र की जमा है। ये से मुतासिर थे। 1857 की जंग आज़ादी के बाद उन्होंने तालीमी हालत को सुधारने के लिए, सुधारने मानी इसलाह करना, ठीक करना, बेहतर बनाना। डिप्टी नज़ीर अहमद नावल पढ़ने के बेहद शायक थे, शौकीन थे, लेकिन उन्हें उर्दू में कोई नावल नहीं मिलता था। उर्दू नावल निगारी के मैदान में पहला कदम रखा, इसी वजह से उनको उर्दू का पहला नावल निगार कहते हैं। समझ आ गई ना? वो एक मामला फहम, दाना, अक्लमंद, मामला को समझने वाले आदमी थे। जीरक, जीरक माने भी दानिशमंद, तेज फहम और अक्लमंद। उन्होंने इन्हीं खूबी को बदौलत उर्दू नावल निगारी की दाग बेल डाली, यानी कि दाग बेल डाली, पहला काम किया। ये आपको याद रखूं, बताता चलूं कि मारूजी आ सकती है कि उर्दू का पहला नावल निगार कौन है, तो वो कौन है जी, डिप्टी नज़ीर अहमद। उन्हें मुतअद्दिद, मुतअद्दिद मानी होता है कई, और ये उनके आगे जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, खत कशीद किए हैं, ये उनके नावल के नाम है। मिरातुल उरूस, बिनातुन आइश, तौबतुन नसूह, फसान मुब्तला, इब्नुल वक्त, रोया सादिका और अय्यामी। इनके नाम याद रखने, आपके इम्तिहान में आ सकते हैं। ये तमाम के तमाम नावल इस्लाही नावल थे, जिनमें अच्छाई और बुराई का फ़र्क होता था। और क्या होती थी, घरेलू जिंदगी की अक्स बंदी, अक्स बंदी मानी मंजर कशी होती थी। ये जो इक्तबास है कलीम और मिर्जा ज़ाहिर दारबेग जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये इनके नावल तौबतुन नसूह से है। तौबतुन नसूह से याद रखना, इसका माखज क्या है, तौबतुन नसूह, जो उनके नावल का मुस्तार लिया गया है, उधार लिया गया है। और ये बताया गया कि नावल के इस हिस्से में खानदान के सरबराह नसूह के बड़े बेटे कलीम का जिक्र अपने वक्त का मारूफ शायर है, मगर अपने हाल में मस्त रहता है, गुम रहता है, खोया हुआ रहता है, और तमस्सखर के अंदाज में, यानी कि मजाह, हंसी मजाक के अंदाज में उसके दोस्त मिर्जा ज़ाहिर दार का बयान है, जिसका ज़ाहिर यानी ज़ाहरी हालत उसके बातिन से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। चलिए जी, सबक शुरू करते हैं। सबसे पहले जी देखिए, तौबतुन नसूह की उन्होंने तस्वीर बनाई है कि ये उसका नावल है, किताब है, उसमें से लिया गया। सबसे पहले ये एक टुकड़ा दिया गया हमें समझने के लिए, ये नावल का कहानी का प्लाट है, समझाने के लिए कि कहानी कहाँ से शुरू हो रही है। अब इसमें उन्होंने लिखा है कि ये इक़्तिबास डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल तौबतुन नसूह से लिया गया है। अब मैं इसको आपको समझा देता हूँ कि एक घर का सरबराह है, नसूह उसका नाम है। सारे नाम जो है साहब अदबी नाम है और तसव्वुराती नाम है नावल में, जिसको फिक्शन कहते हैं। और नसूह साहब नसीहत से है, तो वो हैज़े की बीमारी की वजह से बीमार हो जाता है। दवाई लेने की वजह से उसे ख्वाब आता है, तवील ख्वाब आता है, जिसमें वो देखता है कि एक बड़ी इमारत में जनाब लोगों के बद अमालियों का हिसाब किताब हो रहा है, और जो औलाद की तरबियत से गफलत भी गुनाह समझी जाती है। इसके बाद वो जब जागता है, गौर करता है अपनी ज़िंदगी पर, अपनी कोताहियों का अंदाज़ा होता है, तो बकिया ज़िंदगी में अपनी और घर वालों की सलाह की कोशिश करता है।
पहले पहल अपनी बीवी फहमीदा, देखिए ये भी एक तस्वर आती है, फहमीदा फहम रखने वाली, समझ रहे हैं, अपना हम ख्याल बनाता है, यानी वो उसे अपनी बीवी को राजी करता है कि हमने अपने बच्चों की इस्लाह करनी है। छोटी बच्चों की इस्लाह हो जाती है, लेकिन कलीम जो नसूह का बड़ा बेटा है, उसमें बहुत सी बुराइयां मौजूद है। बाप उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं समझता। एक दिन वो घर छोड़कर अपने दोस्त मिर्जा जहरदार बेग के यहाँ उड़ जाता है, यानी चला जाता है। मिर्जा के पल्ले कुछ नहीं होता, लेकिन वो अपने आप को बड़ा साहिब जदाद जहर करता है। दोनों की मुलाकात ही नावल के हिस्से में बयान की गई है। अब समझ आ गया ये नावल है किस चीज के ऊपर। तो चलिए जब शुरू हो रहा है, अब कलीम मियाँ जो है वो घर को छोड़ चुके हैं और घर से चले गए हैं। अब वो मिर्जा जो उनका दोस्त है उसके बताए हुए पते पे जाते हैं। बार बार पुकारने कुंडी खड़काने से दो लौंडियां चिराग लिए हुए अंदर से निकली। उनमें से एक ने पूछा, कौन साहब हैं, इतनी रात गए, क्या काम है? कलीम, अब ये किरदार है। कलीम, जाओ मिर्जा को भेज दो। लौंडी, कौन मिर्जा? कलीम, मिर्जा जहरदार बेग जिनका मकान है। और कौन मिर्जा? अब वो पूछता है उनसे। लौंडी, यहाँ कोई जहरदार बेग नहीं है। इतना कहकर करीब तक लौंडी फिर कबाड़ बंद करने के लिए घर लेके कलीम ने कहा, कबाड़ दरवाजा। क्यों जी, क्या ये जमादार साहब का महल सरा नहीं है? अब महल सरा क्या होता है? महल जनान खाना, जहां औरतें रहती हैं, रिहायश गाह, आलीशान मकाम। लौंडी, है क्यों नहीं? कलीम, फिर तुमने ये क्या कहा कि यहाँ कोई जहरदार बेग नहीं? क्या जहरदार बेग जमादार के वारिस विरासत का हकदार, वली अहद और जानशीन वारिस का मकाम नहीं है? अब देखो उससे पूछ रहा है। लौंडी, जमादार के वारसों को खुदा सलामत रखे, मुआ ना मुराद बदनसीब, जहरदार बेग जमादार का वारिस बनने वाला कौन होता है? दूसरी लौंडी, अरे कमबख्त बदनसीब बदकिस्मत, ये कहीं मिर्जा बांका माने होता है अलबेला रंगीला के बेटे को ना पूछते हो, वो हर जगह अपने तई अपने आप जमादार का बेटा बताया करता है। कलीम से मुखातिब होकर, क्यों मियाँ, वही जहरदार बेग ना जिनकी रंग जर्द यानी पीली है, आंखें करंजी नीली आंख, पीली किसी आंखें, छोटा का दुबला पतला, अपने तई बहुत बनाए संवारे रहा करते हैं। कलीम, हाँ वही जहरदार बेग। लौंडी, तो मियाँ इस मकान के पिछवाड़े यानी पिछले हिस्से में उपलू के टाल के बराबर, उपले क्या होते हैं? उपलू पाथियां, सूखा गोबर, ये जो दीवारों के ऊपर देहातों में गोबर की थापियां बनाकर, जो पाथियां बनाकर सुखाया जाता है और फिर उसको ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एक छोटा सा कच्चा मकान है, उसमें रहते हैं। कलीम ने वहां जाकर आवाज दी। कुछ देर बाद मिर्जा साहब नंग धड़ंग जांघिया पहने हुए बाहर से शरीफ लाए और कलीम को देखकर शर्माए बोले, आहा, आप हैं? माफ कीजिएगा, मैं समझा कोई और साहब है। बंदे को कपड़े पहनकर सोने की आदत नहीं। देखिए किस तरह अपनी चरब जबानी से उसको कह रहा है कि बंदे को कपड़े पहनकर सोने की आदत नहीं। मैं जरा कपड़े पहनाऊं तो आपके हम रकाब चलूं। अब हम रकाब क्या है कि आपके साथ चलता हूं, पांव से पांव मिलाकर। कलीम चले गए, कहा, मैं तो आपके पास आया था। मिर्जा, फिर अगर कुछ देर तशरीफ रखना मंजूर हो तो मैं अंदर पर्दा करा दूं। कलीम, मैं आज शब आप ही के यहाँ रहने की नीयत से आया हूँ। मिर्जा, बिस्मिल्लाह, तो चलिए इसी मस्जिद में तशरीफ रखिए, बड़ी फिजा की जगह है, मैं अभी आया। कलीम ने जो मस्जिद में आकर देखा तो मालूम हुआ कि निहायत पुरानी छोटी सी मस्जिद है, मस्जिद ज़रार, वो जो मुनाफिकों ने एक मस्जिद बनाई थी की तरह वीरान, बेहबान, गैर आबाद, वहशतनाक, खौफनाक। ना कोई हाफिज है, ना तालिब, ना इल्म, ना मुसाफिर। हजार हा चमगादड़ें इसमें रहती हैं कि इनकी तस्बीह बेहंगाम। तस्बीह बेहंगाम के मानी होता है बेवक्त का मुसलसल शोर, यानी वो हर वक्त बोलती रहती है, आवाज निकाल, कान के पर्दे फटे जाते हैं। फर्श पर इस कदर बीट पड़ी है कि बजाय खुद खड़ंजे का फर्श बन गया है। अब खड़ंजा क्या होता है? खड़ी ईंटों का फर्श। मिर्जा के इंतजार में चारों नचार चाहते हुए ना चाहते हुए मजबूरन इसी मस्जिद में ठहरना पड़ा। मिर्जा आए भी तो इतनी देर के बाद कलीम मायूस हो चुका था। कबल इससे पहले कि कलीम शिकायत करे, मिर्जा साहब बतौर दफा दखल मकदर फरमाने लगे। अब देखें, दफा दखल मानी होता है इतराज का जवाब, और मकदर मानी तदबीर करने वाला, तदबीर करने वाला, यानी शिकायत करने से पहले ही उसने खुद शुरू हो गया कि बंदे के घर में कई दिन से तबीयत अलील है,
खफकान का आर्जा है। खफकान वहशत, दिल की धड़कन। आर्जा मानी बीमारी। इख्तलाज कल्ब का रोग है। इख्तलाज कल्ब दिल की गैर मामूली धड़कन। रोग मानी भी बीमारी होता है। अब जो मैं आपके पास से गया तो उनको गशी में पाया। गशी बेहोशी, नींद का गलबा। इसी वजह से देर हुई। पहले तो ये फरमाइए कि इस वक्त बंदा नवाजी मेहरबानी फरमाने की क्या वजह है। कलीम ने बाप की तलब यानी बाप क्या चाहता है, अपना इनकार कि मैंने इनकार कर दिया। भाई की इल्तिजा, उसने फरियाद की, इल्तिजा की, बिना समाजत की। माँ का इसरार, माँ का जिद करना, बार बार कहना, तमाम माजरा पूरी कहानी कह सुनाई। अब कलीम ने उसे बताया कि जी मैं घर छोड़ के क्यों आया हूँ। मिर्जा फिर अब क्या इरादा है। कलीम सिवाय इसके कि आप घर लौट जाने का इरादा नहीं, जो आपकी सलाह हो। सलाह मानी मशवरा। मिर्जा खैर, नियत शब हराम। नियत शब हराम का मानी होता है रात के इरादे का कोई एतबार नहीं। आप बेतकल्लुफ इस्तराहत फरमाइए। इस्तराहत मानी होता है आराम। मैं जाकर बिछोना वगैरह भेजे देता हूँ और मुझको मरीजा की तीमारदारी, मरीज की देखभाल करने की इजाजत दीजिए कि आज उसकी अलालत यानी बीमारी में इश्तदाद है। इश्तदाद है मानी शिद्दत है। कलीम ये क्या माजरा है। तुम तो कहा करते थे कि हमारे यहाँ दोहरी महल सराय, मुतअद्दिद दीवान खाने यानी मेहमान खाने बैठक, कई पाए बाग है। पाए बाग होते हैं जो महल के साथ बाग होता है। हौज तालाब और हम्माम नाय और कटरे, छोटा महल और गंज खजाना और दुकानें और सराय। मैं तो जानता हूं कि इमारत की किस्म की कोई चीज ऐसी ना होगी जिसको तुमने अपनी मिल्क ना बताया हो, यानी अपनी मिल्कियत। या ये हाल है कि एक मुतनफ़िस यानी एक शख्स, जानदार इंसान के वास्ते एक शब के लिए, एक रात के लिए तुमको जगह मुयस्सर नहीं। जो हालात तुमने अपनी जबान से बयान के, इनसे ये साबित होता था कि जमादार के तमाम तरके यानी माल पर तुम काबिज और मुतसर्रिफ हो। मुतसर्रिफ अपने इस्तेमाल में लाने वाला। लेकिन मैं इस जाहो हशमत, शान शौकत का एक शिम्मा भी नहीं देखता। शिम्मा थोड़ी सी कलील यानी झलक भी नहीं रखता। मिर्जा आपको मेरी निस्बत सुखन साजी, बातें बनाने का एहतमाल होना यानी डर खदशा होना सख्त ताज्जुब की बात है, हैरानगी की बात है। अब देखें फिर उसको चक्कर दे रहा है। चरब जबान है ना। इतनी मुद्दत मुझसे आपसे सोहबत रही, सोहबत मेल जोल रहा, मगर अफसोस है कि आपने मेरी तबीयत और मेरी आदत को ना पहचाना। ये इख्तलाफ हालत जो आप देखते हैं इसकी एक वजह है। बंदे को जमादार साहब मरहूम मगफूर ने मुतबन्ना किया। मुतबन्ना यानी आगाह किया था और अपना जानशीन कर मरे थे। शहर के कुल रऊसा रईस इससे वाकिफ है और आगाह है। इनके इंतकाल के बाद लोगों ने इसमें रखना अंदाजियां यानी रुकावटें डाली। बंदे को आप जानते हैं कि बखेड़े लड़ाई झगड़े से कोसों मीलों दूर भागता है। सोहबत नामलायम देखकर, सोहबत नामलायम नाखुशगवार मुसीबत शर फसाद देखकर किनारा कश हो गया, अलग हो गया। लेकिन किसी को इंतजाम का सलीका, बंदोबस्त का हौसला नहीं। इसी रोज से अंदर बाहर वावेला मची हुई है। वावेला शोर, रोना पीटना, और इस बात के मशवरे हो रहे हैं कि बंदे को मना ले जाएं। कलीम लेकिन आपने इसका तज़किरा कभी नहीं किया। मिर्जा अगर मैं आपसे या किसी से तज़किरा करता तो इस्तक़लाल मिजाज से बेबहरा और गैरत व हमियत से बेनसीब ठहरता। इस्तक़लाल मिजाज, मुस्तकिल मिजाजी, बेबहरा, जाहिल, नावाकिफ, महरूम, गैरत व हमियत, गैरत, खुददारी, इज्जत नफ्स। अब आपको खड़े रहने में तकलीफ होती है, इजाजत दीजिए कि मैं जाकर बिछोना बिछवा दूं और मरीजा की तीमारदारी करूं। कलीम खैर मकाम मजबूरी है, लेकिन पहले एक चिराग तो भेज दीजिए, तारीकी की वजह से तबीयत और भी घबराती है। मिर्जा चिराग क्या, मैं तो लैंप रोशन कराने का इरादा किया था, लेकिन गर्मी के दिन है, परवाने बहुत जमा हो जाएंगे और आप ज्यादा परेशान हो जाइएगा। और इस मकान में अबाबीलों की कसरत है, रोशनी देखकर गिरने शुरू हो जाएंगे और आपका बैठना दुश्वार कर देंगे। थोड़ी देर सब्र कीजिए कि महताब निकला आता है। महताब मानी चांद। अब देखिए किस तरह उसने बहाने से उसे रोशनी से भी, चिराग देने से भी इनकार कर दिया और रफू चक्कर हो रहा है जी। कलीम घर से जब निकला था तो खाना तैयार था, लेकिन वो इस कदर तैश में था, तैश गुस्सा, तो उसने खाने की मुतलक परवाह ना की। मुतलक बिल्कुल
मुतलक परवाह ना हुई। मिर्जा मिलने के बाद वो मुंतजर था कि आखिर मिर्जा खुद पूछेंगे तो कह दूंगा। मिर्जा को हर चंद अगरचे गो के बावजूद ये कि खाने की जरूरत पूछना जरूर था, क्योंकि अव्वल तो कुछ ऐसी रात ज्यादा नहीं गई थी, दूसरे ये इसको मालूम हो चुका था कि करीम घर से लड़कर निकला है, तीसरे दोनों में बेतकल्लफी गायत दर्जे की थी, गायत दर्जा आला दर्जे की थी। लेकिन मिर्जा कसदन जानबूझकर दानिस्ता तौर पर इस बात से मुतअर्रिस ना हुआ, यानी एतराज करने वाला, रोकने वाला ना हुआ। और कलीम बेचारे का भूख के मारे ये हाल कि मस्जिद में आने से पहले इसकी अंतड़ी ने कुल वल्लाह पढ़नी शुरू कर दी। जब इसने देखा कि मिर्जा किसी तरह इस पहलू पर नहीं आता और अनकरीब तमाम शब के वास्ते रुखसत हुआ चाहता है, तो बेचारे ने बेगैरत बनकर खुद ही कह दिया कि सुनो यार, मैंने खाना भी नहीं खाया। मिर्जा सच कहो, नहीं झूठ बहकाते हो, बदहवास होकर बात करना। कलीम तुम्हारे सर की कसम में भूखा हूं। मिर्जा तो मर्द खुदा आते ही क्यों ना कहा। अब देखिए वो इसको इस तरह बात जो मैं कर रहा है, हम थोड़ा वक्त बचाते हैं, सारे निपटते हैं। तो आगे वो कहता है जी खाने से फाका, फाका माने भूख, सुलगी। अब कहते हैं कि हमारे यहाँ आग ही नहीं सुलगी, यानी ऐसा से लगी भूख की सहार, यानी सहना बर्दाश्त करना। दीव इश्तिहा, भूख का द्यो, शदीद भूख, गरम गरम खस्ता, नरम नाजुक, धेला आधा पैसा। और चश्मे जदन, पलक झपकने में चने भुनवा लाया था उसके लिए। इस वक्त भाड़ मिल गया, भाड़ मानी भट्टी जहां चने व दाने भुने जाते हैं, सूंधी सूंधी, हल्की हल्की। लोगों ने खस, खस मानी होता है घास, जड़। अच्छा जी, आगे छदामी की दुकान पर गया है और अब ये तारीफें कर रहा है बिला नागा, मुतवात रोजाना। सडोल, अच्छी वजह, खूबसूरत, खुश कता, अच्छा कता हुआ का बेहतरीन शक्ल सूरत, क्या मजकूर है, जिक्र किया गया है। बसंती, बसंती जर्द, पस्ताई, पिस्ते का रंग, हल्का सब, सदहा किस्म, 100 किस्म के, लज्जत, जायका। अब यानी उसने उसको चने भुने और चने ला दिए और उसकी खाम खाबे तारीफें की, और ऐसी तारीफें की कि उसे सबसे अजीम, सबसे बेहतरीन खाना साबित करने के चक्कर में था जी। अब जी गार्ज मिर्जा ने अपनी चर्ब जबानी होते चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला, जो अपनी बातों से लोगों को महव कर ले। मिर्जा ने घर जाकर एक मैली दरी और एक कसीफ मानी मैला, अब तक यह भेज दिया है। इस कदर मुतगैर होना, तब्दील होना इबरत, नसीहत, तंबीह थी। या तो खलवत खाना था, अलहदा मकान था, ठीक है ना, और वो घर के अलवान नेमत को, यानी किस्म किस्म के खाने, हर किस्म की नेमत को लात मार के निकला था। अब अकेला पड़ा हुआ था, जहां कोई भी उसका गमखार नहीं था, मोने से मुआविन, उन्स करने वाला साथी। या कफ्स मानी होता है कैद, तंबीह कर पकड़ना, इबरत, नसीहत हासिल करना। होता तो वो अगर नसीहत पकड़ लेता, लेकिन उसने नहीं पकड़ी, अब वो सो गया। सुबह जब आंख लगी तो देखे क्या हाल है, अय्यार कोई चलाक आदमी उसके सब कुछ ले उड़ा था। मुनफिक, जो अलहदा दूर हटाई, यानी उसके जिस्म जो चीजें अलहदा थी वो सारी लेके कोई चंपत हो गया था, भाग गया था। और जब वो नींद की हालत में करवट ली थी, शहरों का गर्द का भभूत, राख, चिमगादड़ों की बीट का जमाद लेप बदन पर थपा हुआ था। हैरान हुआ कि कल्ब माहियत, यानी किसी शय की हकीकत तब्दील हो जाना, वो तब्दील तो नहीं हो गया। जो ही जीने पर चढ़ा, जीने मनी सीढ़ी, हयत कजाई, बुरा हो लिया, अजीब व गरीब हालत देखा। अब अपने नशेमन माने घर मकान से निकला। अब वो उनके पहुंचा जी, वाकिफ हैं, जानते हैं, वाकिफ होना जानना। अब वो पहुंच गया है जनाब, उसी हालत में नंगे पांव गया उनके घर। आवाज दी, मिर्जा साहब तो कहीं निकल गए थे। अब घर वालों ने क्या किया कि वो दरी और तकिया कहाँ है, देखिए, और दरी का नाम सुनकर चकराया, उसको चक्कर आया, परेशान हुआ, वो तो कोई ले गया था। जवाज मुतअम्मिल था, यानी तामुल करने वाला था, गौर करने वाला था कि मिर्जा, उन्हें आवाज कि मिर्जा जबरदस्त में देखना, ये मरदूद बदनसीब कहीं चल ना दे, दौड़ कर तकिया दरी तो इससे लो। कलीम ये सुनकर भागा भी गली की नुक्कड़ कोना। अब वहां पहुंचा था तो उसने अपने हकूक मार्फत साबित किए। हकूक मार्फत, रफा का ताल्लुक, मगर जबरदस्त का ठेंगा सर पर। ये मुहावरा है, ठेंगा सर पर, यानी उसने जरा परवाह न की और कोतवाल को
बुलवा लिया, कोतवाली ले गया, थाने ले गया। कोतवाल थानेदार सरसरी, उसने मामूली से हसब नसब खानदान का पता पूछा। बताने में झींपता, यानी जबान को झींपता था, शर्माता लज्जाता था। हालत उसकी अबतर बदतर हो गई थी। अब उसने उसने कहा जी, कोतवाल ने कहा कि उसका बेटा तो है नसूख, हालांकि उसकी ये हालत तो नहीं। मुझको बावर इतबार आना, हवालात में रखो, कैद में रखो। अब उसने उसको कहा, रो कर कहा कि मैं वही बंदा हूँ, कहो तो अपने अफकार यानी आला सोचे शायरी कलाम सुनाऊं। अब उन्होंने एक सिपाही साथ भेजा कि जाएं उसके अब्बू से पूछे, अगर वो फर्जंद माने तो छोड़ देना, वरना दोबारा हवालात में बंद कर देना। तो ये सबक इंतहाई नसीहत आमोज है, खासतर उन लोगों नौजवानों के लिए जो दोस्तों के घमंड में रहते हैं और वालिदैन का कहा नहीं मानते। जब घर छोड़ के घर दोस्तों के हाथ जाते हैं तो किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। चलिए आगे हमारे पास मश्क है। पहला जो दुरुस्त जवाब पर सही का निशान है। मिर्जा ज़ाहिरदार बेग ने कलीम को जिस मस्जिद में ठहराया वो थी वीरान और वहशतनाक। मिर्जा ज़ाहिरदार बेग ने कलीम को बताया कि आज उनकी बीवी है शदीद अलील। मिर्जा ज़ाहिरदार बेग ने कहा कि आपको मेरी निस्बत सुखन साजी का एहतमाल होना सख्त तअज्जुब की बात है। ये सही सवाल के जवाब के ऊपर टिक का निशान लगा हुआ है। मिर्जा ज़ाहिरदार बेग ने भुने हुए चने कलीम को बताकर खिलाए घी की तली दाल। मिर्जा ज़ाहिरदार बेग जो चने लेकर आए वो थे 2-3 मुट्ठी। कलीम के पीछे जो शख्स भागा उसका नाम था मिर्जा जबरदस्त बेग। अब दूसरा सवाल है हमारे पास, सबक कलीम और मिर्जा ज़ाहिरदार बेग के मतन के मुताबिक सवालों के जवाब लिखे। पहला सवाल अलिफ, सबक कलीम और मिर्जा ज़ाहिरदार बेग डिप्टी नज़ीर अहमद के कौन से नावल से मुस्तआर है? जवाब, सबक कलीम और मिर्जा ज़ाहिरदार बेग डिप्टी नज़ीर अहमद के मशहूर नावल तवत नसूस से मुस्तआर लिया गया है। ये मुख्तसर सवालात के जब मुख्तसर जवाबात हैं, आपने जब इम्तिहानात में इसी तरह मुख्तसर जवाब देना है। मिर्जा ज़ाहिरदार बेग का मकान कहाँ वाक़ था और कैसा था? मिर्जा ज़ाहिरदार बेग का मकान जमादार साहब के मकान के पिछवाड़े उपलू के टाल के बराबर एक छोटा सा कच्चा और खस्ता हाल मकान था। मिर्जा ज़ाहिरदार बेग ने कलीम को एक रात के लिए किस जगह ठहराया? मिर्जा ज़ाहिरदार बेग ने कलीम को एक रात के लिए एक पुरानी वीरान और वहशतनाक मस्जिद में ठहराया जहाँ चमगादड़ें और इनकी बीट ही बीट थी। जी दाल, मिर्जा ज़ाहिरदार बेग ने कलीम को रात का खाना किस तौर पर खिलाया? कलीम घर से भूखा निकल आया। जब मिर्जा से खाना खाने का कहा तो उसने टाल मटोल की और आखिरकार दाल का कहकर भुने चने खिलाकर गुजारा करवाया। मिर्जा ज़ाहिरदार बेग ने कलीम को अपने बारे में क्या बताया और वो क्या निकला? मिर्जा ज़ाहिरदार बेग ने खुद को जमादार का वारिस और जानशीन बताया, हालांकि वो एक चर्ब जबान और हकीकत में मुफलिस और नादार शख्स था। वाह, जब मिर्जा ज़बरदस्त बेग कलीम के पीछे भागा तो कलीम किस हुलिये में था? जब मिर्जा ज़बरदस्त बेग कलीम के पीछे भागा तो कलीम नंगे सर, नंगे पांव, कीचड़ से लिथड़े बदन के साथ बहुत बुरे हुलिये में था। हाँ जी, अब हमारे पास एराब की मदद से अल्फाज का दुरुस्त तलफ़ुज़ वाज़ेह करें। ये आपने देख लेना, मैंने फिर भी कुछ ना कुछ यहाँ पे बना दिया है। उपलू, सूधी, शिम्मा, मुतसर्रिफ, मुतनफ़स, खफकान, हशमत, मुतअर्रज़, इस्तिदाद, सुखन साजी। अब एक दर्ज अल्फाज के मानी लिखे। वैसे मानी मैंने आपको पहले लिखवा दिए, फिर भी बता देता हूँ, तो ये आपने लिख लेने हैं। देखिए अल्फाज मानी सर आपने कॉलम बना लेने हैं। कॉलम बनाने के बाद आपने लिखे अपने तई अपने आप, कल्ब माहियत असरी हालत में तब्दीली आना, हैयत कज़ाई बहुत बुरी हालत या बदतर बुरी हालत, देव इश्तहा भूख का देव, जिन भूख का जिन, इख्तराज कल्ब दिल की गैर मामूली धड़कन, हकूक मारफत, हकूक शनासी, जान पहचान ताल्लुक, मुर्ग नौ गिरफ्तार, नया नया गिरफ्तार मुर्ग या परिंदा जो नया नया गिरफ्तार होता है, चारों नचार ना चाहते हुए, चाहते ना चाहते हुए मजबूरन, सुखन साजी बातें करना, और तस्बीह बेहंगाम, बेवक्त का मुसलसल शोर। चलिए आगे दर्ज लफ्ज़ मुंतखब करके सबक के मतलब के मुताबिक जुमले मुकम्मल करने हैं। ये हमें उन्होंने 8 अल्फाज दिए हैं। पहला है हमारे पास बहुत बनाए, तो यहाँ आएगा अपने तई बहुत बनाए संवारे रहा करते थे, मैं जरा कपड़े पहनाऊं तो आपके हम रकाब चलूं, बंदे घर में कई दिन से तबीयत अलील है, ये फरमाइए कि इस वक्त बंदा नवाजी फरमाने की क्या वजह है? मैं इस जाहो हशमत का एक शिम्मा भी नहीं देखता। आपको मेरी निस्बत सुखन साजी का एहतमाल होना सख्त ताज्जुब की बात है। थोड़ी देर सब्र कीजिए कि महताब निकला चला आता है, भूनने में चनों को सडोल बना देता है। चलें जी आगे हमारे पास रोजमर्रा और मुहावरा। ये रोजमर्रा और मुहावरा क्या होता है? ये आप बोल चाल के असलूब होते हैं, तरीकाकार होते हैं,
جو خاص اہل زبان استعمال کرتے ہیں، اس میں قیاس کو دخل نہیں ہوتا، یعنی کہ اب یہ بلا ناغہ جو کہتے ہیں نا، اب اس کو بلا ناغہ کی جگہ بے ناغہ یا روز روز نہیں کہا جا سکتا، بلکہ بلا ناغہ ہی ایک اسلوب ہے، اور یہی لفظ بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ اہل چال الفاظ اہل زبان کے بول چال ہیں جو عام طور پر روزمرہ زندگی میں یہی لفظ بولا جاتا ہے۔ محاورہ بھی روزمرہ کی طرح اہل زبان کا اسلوب بیان ہے، مگر محاورے میں کم از کم 2 الفاظ ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک کا لفظ عموماً مصدر اور جملے میں اس مصدر کے تمام مشتقات استعمال کیے جاتے ہیں۔ یعنی محاورہ بھی اپنے مجازی معنی دیتا ہے، اس میں تبدیلی ہرگز مناسب نہیں ہوتی۔ جیسے گل کھلانا ایک محاورہ ہے، اس کی جگہ ہم پھول کھلانا نہیں کہہ سکتے۔ گھوڑے بیچ کر سونا کی جگہ گھوڑے فروخت کر کے سونا ہرگز درست نہ ہوگا۔ یعنی جو محاورہ ہے نا وہی ہے، ایسا نہیں کہ ہم اس کے معنی کی جگہ پہ کچھ اور تبدیل کر دیں۔ اب جیسے بھینس کے آگے بین بجانا، اب اس کو اب گھوڑے کے آگے بین بجانا، یا بھینس کے آگے پیانو بجانا، ہارمونیم بجانا نہیں کہہ سکتے۔ چلیں جب وہ کہتے ہیں دراصل یہ محاورے ہیں، ان کو ہم نے الفاظ جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ واویلا مچنا، بچے گم ہونے پر محلے والوں نے خوب واویلا مچایا۔ آنکھ لگنا، رات بھر جاگ کر پڑھنے کی وجہ سے صبح احمد کی آنکھ لگ گئی، چکرا گیا۔ گرمی میں کرکٹ کھیلنے کی وجہ سے علی چلتے ہوئے چکرا گیا۔ استغفار کرنا، ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے استغفار کرنا چاہیے۔ تنبیہ پکڑنا، ہمیں استاد محترم کی باتیں سن کر تنبیہ پکڑتے ہوئے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ چمپت ہونا، استاد کو آتا دیکھ کر نالائق طالب علم چمپت ہو گیا، بھاگ گیا۔ دھوم ہونا، پورے سکول میں احمد کی محنت اور ایمانداری کی دھوم ہے۔ آنتوں قل ہو اللہ پڑھنا، صبح ناشتہ نہ کرنے کی وجہ سے دوپہر کو علی کی آنتیں قل ہو اللہ پڑھنا شروع ہو گئی۔ اب یہ سرگرمیاں ہمارے پاس کہ مختلف بچوں میں آپ نے کرداروں میں کردار بنا کے ہم نے یہ مکالمہ کروانا ہے، اور دوسری جو ہے کہ کلاس کے تمام بچے بڑوں کا احترام کے موضوع پر، بڑوں کا احترام یا بڑوں کا ادب کے موضوع پر ایک مضمون لکھیں گے، جس کا مضمون اول آئے گا اس چارٹ پر لکھ کر جماعت کے کمرے میں آویزاں کرنا ہے۔ تو اسی ویڈیو کے بعد میں نے اس پہ مضمون لکھ لیا ہے، بڑوں کا احترام۔ آپ کو مضمون بھیجوں گا، وہ آپ نے مکمل ویڈیو دیکھ لینی ہے، لکھ لینی ہے، یاد کر لینی ہے، امتحان میں آپ کے کام آئے گی۔ چلیں جی، اب ہم نے لکھنا ہے اس کا خلاصہ۔ دیکھیں ہمارے 6 تک ختم ہو گئے تھے، تو ہم نے حل سوال نمبر 7 سے شروع کیا۔ امتحان میں بالکل آپ نے اسی طریقے سے لکھنا ہے، درمیان میں خلاصے کی سرخی ڈالنی ہے، پھر آپ نے سبق کا عنوان لکھنا ہے، کلیم اور مرزا ظاہر در بیگ، مصنف کا نام لکھنا ہے، ڈپٹی نذیر احمد اور اس کا ماخذ لکھنا ہے، توبۃ النصوح۔ اب ہم نے خلاصہ شروع کر دینا ہے۔ خلاصہ اسی طریقے سے ہم نے تمام پیراگراف کو مختصر کر کے لکھنا ہے۔ گھر کا سربراہ نسوح ہیضے کی وجہ سے وبا میں بیمار ہو جاتا ہے، دوائی کھانے کی وجہ سے گہری نیند سو جاتا ہے، اور خواب دیکھتا ہے کہ ایک بڑی عمارت میں لوگ اکٹھے ہیں جن سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ اولاد کی تربیت میں غفلت برتنا بھی گناہ ہے۔ نسوح جاگنے کے بعد اپنی اولاد کی اچھی تربیت کے بارے میں پریشان ہوتا ہے، اپنی بیوی فہمیدہ کو اپنا ہم خیال بنا کر بچوں کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ چھوٹے بچوں کی اصلاح تو ہو جاتی ہے، مگر بڑا بیٹا کلیم جو شاعری اور اپنے دوستوں کے ساتھ مست رہتے ہیں، اس کی اصلاح مشکل ہوتی ہے۔ ایک دن سمجھانے پر کلیم اپنا گھر چھوڑ کر اپنے دوست مرزا ظاہر دار بیگ کے پاس چلا جاتا ہے۔ کلیم غصے سے کھانا بھی نہیں کھاتا اور اپنے دوست مرزا ظاہر دار بیگ کے گھر جانے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ مرزا ظاہر دار بیگ نے اسے بتایا ہوا تھا کہ وہ جمع دار کا جانشین اور امیر ترین آدمی ہے۔ جب کلیم اس کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ مرزا ظاہر دار بیگ جمع دار کا جانشین نہیں ہے، بلکہ وہ تو ان کے محل کے پیچھے اپلوں کے ٹال کے برابر ایک کچے اور خستہ حال مکان میں رہتا ہے۔ کلیم نے جب مرزا کو بلایا تو وہ عجیب و غریب حالت میں باہر آیا، مگر اپنی چرب زبانی سے اسے کپڑے اتار کر سونے کی عادت بتا کر ٹال گیا۔ اس نے کلیم کو ایک پرانی ویران مسجد میں ٹھہرایا جہاں گھپ اندھیرا تھا اور ہزارہ چمگادڑیں تھیں، ہر طرف ان کی بیٹ اور گندگی تھی۔ جہاں سونا تو درکنار، تھوڑی دیر ٹھہرنا بھی مشکل تھا، مگر کلیم کو چاروں ناچار رات وہیں بسر کرنی پڑی۔ کلیم نے جب بھوک کا ذکر کیا تو مرزا اسے 2-3 مٹھی بھنے چنے کھلا کر ان کی جھوٹی تعریف کر کے ٹرخا دیا، سونے کے لیے میلی کچیلی دری اور تکیہ دیا اور گھر میں شدید بیماری کا بہانہ بنا کر رفو چکر ہو گیا۔ کلیم نے ساری رات پریشانی میں گزاری۔ کلیم جب صبح سو کر اٹھا تو اس کی جوتی، بستر اور دیگر سامان غائب تھا جسے کوئی چور لے گیا تھا۔ کلیم کے جسم پر گندگی لگی تھی، اس کی حالت و حلیہ ابتر تھا،
इसी भूत जैसी हालत में काफी देर इंतजार किया, मगर मिर्जा ज़ाहिर दार बेग न आया। आखिरकार वो मिर्जा के घर का दरवाजा जा खटखटाया। कलीम ने बाहर से अपना तारुफ करवाया और मिर्जा के बारे में पूछा तो पता चला कि वो तो सुबह सवेरे ही कहीं चले गए हैं। कलीम मिर्जा के घर वालों से पानी और दीगर मदद लेना चाहता था, मगर उन्होंने रात को दिए गए मैले कुचेले बिस्तर, ये आपको जो यहाँ से कुचेले है कंप्यूटर का वजह से ऐसा लग रहा है, बिस्तर का पूछ लिया। बिस्तर तो कोई ले गया था। कलीम घबरा कर भागा तो जबरदस्त मिर्जा ने चोर चोर की सदा लगाई और कलीम को पकड़कर थानेदार के हवाले कर दिया। कलीम ने सारा माजरा थानेदार को सुनाया। थानेदार उनके वालिद नसूह को जानते थे। उन्होंने कहा, आपकी बातें सच लग रही हैं, मगर हुलिया उनके बेटे कलीम जैसा नहीं। एक सिपाही के साथ कलीम को घर रवाना किया कि अगर नसूह साहब पहचान लें कि ये मेरा फर्जंद है यानी बेटा है तो ठीक, मगर न हवालात में बंद कर देना। ये सबक बच्चों की तरबियत और घर वालों से रूठ कर दोस्तों के पास जाने वालों के लिए बहुत बड़ी नसीहत है। चलिए जी, आपका खुलासा इतना आसान था, मुकम्मल हुआ। अब मैं आपको एक नसर पारे की तशरीह भी कह देता हूँ। ये देखिए, हमारे पास एक नसर पारा है कि मिर्जा ने घर जाकर मैली दरी और एक कसीर सा तकिया भेजा। इसको हमने खत कशीद अल्फाज भी इसके मुश्किल अल्फाज खत कशीद कर दिए। वही तरीका कार है। आपने सबसे पहले हाल सवाल नंबर लिखना है, जो भी हो, यहाँ मैंने 8 लिख दिया है। फिर आपने नसर पारा की तशरीह की सुर्खी देनी है। 2 मुख्तलिफ रंग के मार्कर इस्तेमाल करने हैं ताकि खूबसूरती कायम रहे, और खुशखत लिखना है। फिर आपने सुर्खी डालनी है हवाला मतन। उसके बाद देखें जी, सबक का उन्वान आपने लिखना है, फिर आपने लिखना है मुसन्निफ का नाम, फिर आपने लिखना है माखिज, उसके बाद खत कशीद अल्फाज के मानी। अब नीचे आपने बिल्कुल इस तरह डब्बा बनाना है, अल्फाज मानी लिखने हैं, फिर मुश्किल अल्फाज लिखने हैं। कसीफ मैला कुचैला, मुतगय्यर तब्दील होना, अलवान नेमत मुख्तलिफ किस्म की नेमतें खाने, तमद्दनी मिलजुल कर रहना, तर्ज माशरत, तंबीह नसीहत हासिल करना, मुर्गे नौ गिरफ्तार, नया कैद होने वाला परिंदा। चलें जी, उसके बाद आपने लिखना है सियाको सबाक। ये आपको ऐसा लिखवा रहा हूँ कि आपके तमाम नसर पारों के लिए तकरीबन ये होगा, बस 1-2 अल्फाज आपने तब्दील करने होंगे। ये नसर पारा सबक कलीम और मिर्जा ज़ाहिर दार बेग के दरमियान से लिया गया है। इससे पहले नसर पारों में कलीम का अपने घर से नाराज होकर मिर्जा ज़ाहिर दार बेग के घर आने का जिक्र है। इस नसर पारा में मिर्जा ज़ाहिर दार बेग की मेहमान नवाजी और कलीम से नारवा सलूक, ये सलूक है, सकूक नहीं है, सलूक को बयान किया गया। मजीद ये बताया गया है कि किस तरह कलीम ने घर के खाने और नेमतों को ठोकर मारी तो कैसे हालात से 2-4 होना पड़ा। चलिए बस इतना सियाको सबाक काफी है। अब तशरीह की आपने सुर्खी देनी है। सुर्खी देकर नीचे जनाब पैरा बना के लिखना है। तशरीह जब नसर पारा मुसन्निफ बयान करता है, जब कलीम घर वालों से नाराज होकर अपने दोस्त मिर्जा ज़ाहिर दार बेग के पास पहुंचा तो कलीम ने उसके साथ कैसा सलूक किया। तो मिर्जा यहाँ पे क्या है, मिर्जा ज़ाहिर दार ने उसके साथ कैसा सलूक किया। कलीम को रात में सोने के लिए कैसा मैला कचेरा बिस्तर दिया और खुद घर में बीमारी का बहाना बनाकर रफू चक्कर हो गया। मिर्जा ज़ाहिर दार बेग जो खुद को जमादार का जानशीन और अमीर तरीन शख्स जाहिर करता था, हकीकत में इंतहाई गरीब शख्स था, मगर अपनी चर्ब ज़बानी की वजह से लोगों पर अपनी असलियत ज़ाहिर नहीं होने देता था, जिसकी वजह से कलीम भी उसे एक अच्छा दोस्त और अमीर आदमी समझता था। इस नसर पारा मुसन्निफ बयान करता है कि मिर्जा ज़ाहिर दार बेग ने घर जाकर कलीम के सोने के लिए एक मैली दरी और मैला कुचैला तकिया भेज दिया और खुद ना आया। कलीम जो ऐशो इशरत से पला बढ़ा था और तमाम सहूलतों से भरपूर घर में पुरसकून जिंदगी गुजार रहा था, उसके लिए इस तरह के मैले कुचैले बिस्तर पर सोना किसी भी तरह अजाब से कम नहीं था। मगर यह सब बायस इबरत भी था कि किस तरह नौजवान अपने वालिदैन का कहा ना मानकर दोस्तों की बातों में आकर मुसीबतों का शिकार हो जाते हैं, और ये मुसीबत पहुंचाने वाले उनके अपने दोस्त ही होते हैं। शायर होशियारपुरी ने क्या खूब कहा था। अब देखिए, मैंने यहाँ शेर लिखा है, आप यहाँ लिख सकते हैं किसी शायर ने खूब कहा है, ठीक है, अगर आपको शायर का नाम याद ना हो। हमको अगयार का गिला क्या है, जख्म खाए हैं हमने यारों से। चलें जी, मुसन्निफ बयान करता है कि कलीम को घर में अलहदा कमरा आलीशान बिस्तर मुयस्सर था, जिसे उसने छोड़ दिया, और जिस दोस्त पर भरोसा किया जिसने उसे एक वीरान और वहशतनाक मस्जिद में ठहरा दिया, जहां चमगादड़ें, उनका शोर, बीट और गंदगी थी।
उस गंदगी भरे आलूदा माहौल में गंदे बिस्तर पर सोना किसी भी तरह अजाब से कम न था। घर की नेमतें ठुकराने वाले के लिए यही सजा काफी थी। मुसन्निफ बयान करता है कि तन्हा वीरान मस्जिद में सोते हुए कलीम की हालत गैर हो गई। ना तो मस्जिद में रोशनी का कोई इंतजाम था और ना ही आरामदेह बिस्तर, ना ही कोई साथी और बहन भाई जो बातचीत करता और ना ही कोई नौकर और खिदमतगार। कलीम किसी को अपना हाल भी बयान नहीं कर सकता था, बल्कि वीरान और अंधेरी मस्जिद में ऐसे पड़ा था जैसे कोई परिंदा नया नया कैद होता है, आजादी की नेमत से महरूम होकर पिंजरे में बेबस और लाचार पड़ा होता है। और इन सारे हालात का सबब वो खुद और इसका दोस्त था जिस पर उसे बहुत मान था। ऐसे ही मौके के लिए हाफिज जलंधरी ने क्या खूब फरमाया था। अब एक और शेर, देखा जो खा के तीर कमी गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। मुसन्निफ बयान करता है कि अगर कोई समझदार इंसान होता तो उस वाकया से इबरत हासिल करके अपने किए पर पछताता, अपनी हरकतों और बदअमालियों से तौबा व इस्तिग़फ़ार करता, उसी वक्त नहीं तो सुबह सवेरे जाकर अपने वालिद के साथ नमाज में शरीक होता और अपने किए पर माफी मांगता। इस तरह उसकी इस्लाह भी हो जाती और वालिदैन भी राजी हो जाते। मगर कलीम ने अभी और बहुत कुछ देखना और सीखना था। चलिए जी, आपका सबक खत्म हुआ। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों से शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज।